नमस्कार। हम पढ़ रहे थे प्रतिरक्षा तंत्र। आज का अपना जो बिंदु है वह है सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। एंटीबॉडी निर्माण के आधार पर प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है। एक तो सक्रिय प्रतिरक्षा और दूसरी है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो देखिए सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है। सक्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है, जो एंटीबॉडी होती हैं वो शरीर में ही निर्मित होती है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा में बनी बनाई एंटीबॉडी बाहर से शरीर में प्रवेशित करवाई जाती है। होता क्या है, जब हमारे शरीर में कोई एंटीजन प्रवेशित होता है तो हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो एंटीबॉडी का निर्माण करता है और एंटीजन से क्रिया कर उसे नष्ट करता है। तो जब एंटीजन प्रवेशित होता है तो शरीर में जब एंटीबॉडी बनती हैं तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा को सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। और इस प्रकार की जो प्रतिरक्षा है अर्थात एंटीजन को नष्ट करने की जो क्षमता है वो धीमी गति से होती है, क्योंकि शरीर में जब एंटीजन जाएगा उसके बाद एंटीबॉडी बनेगी और एंटीबॉडी बनकर एंटीजन को नष्ट करेगी, तो ये धीमी गति से होती है। फिर देखिए अगली प्रतिरक्षा है निष्क्रिय प्रतिरक्षा, जिसमें एंटीबॉडी बाहर से शरीर को दी जाती है। जैसे कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति को यदि हम बाहर से एंटीबॉडी दिए, बनी बनाई एंटीबॉडी दे, तब उसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा है कोलेस्ट्रम क्या है आपको बताया था। प्रसव के बाद माता के स्तनों से स्रावित जो प्रथम दुग्ध होता है उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। अब आप मुझे बताइए कोलेस्ट्रम में कौन से प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है। तो जैसा कि आपको मालूम है, पहले आपको पढ़ाया है कि कोलेस्ट्रम में IgA प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है। तो जब माता अपने शिशु को दुग्ध पिलाती है तो उस दुग्ध में बनी बनाई एंटीबॉडी क्या होती है, IgA। तो हम कह सकते हैं कोलेस्ट्रम में पाई जाने वाली जो एंटीबॉडी है IgA वो एक निष्क्रिय प्रतिरक्षा का क्या है, उदाहरण है। उसी प्रकार आपने पढ़ा है कि जो अपरा है उस अपरा से या प्लेसेंटा से भी शिशु को माता के शरीर से एंटीबॉडी दी जाती है। और आपको मालूम है ये जो एंटीबॉडी हैं वो हैं IgG प्रकार की जो एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा द्वारा शिशु को दी जाती है। तो देखो माता के शरीर में निर्मित एंटीबॉडी हैं IgG जो अपरा द्वारा शिशु को दी जा रही हैं, तो शिशु को बनी बनाई एंटीबॉडी दी जा रही हैं। तो ये जो उदाहरण है ये भी किस प्रकार की प्रतिरक्षा का उदाहरण है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा का। अब आप सोच रहे होंगे सक्रिय प्रतिरक्षा का क्या उदाहरण है, टीकाकरण, जिसे अभी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आपको याद रखना है सक्रिय प्रतिरक्षा होती है उसमें एंटीबॉडी शरीर के अंदर बनती है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा में बनी बनाई एंटीबॉडी शरीर को बाहर से दी जाती है, जैसे कोलेस्ट्रम अपरा द्वारा दी जाने वाली एंटीबॉडी। अब देखिए टीकाकरण क्या है या प्रतिरक्षीकरण। मर्त या अनुग्र सूक्ष्मजीव या एंटीजन को शरीर में प्रवेशित करवाने की जो प्रक्रिया है उसे हम टीकाकरण कहते हैं। और जो पदार्थ प्रवेशित करवाए जाते हैं जैसे मर्त अनुग्र सूक्ष्मजीव जो प्रवेशित करवाया गया पदार्थ है उसे टीका कहते हैं। तो मर्त या अनुग्र सूक्ष्मजीव या इन सूक्ष्मजीवों द्वारा उत्पन्न आविष या टॉक्सिक मटेरियल को प्रवेशित करवाना टीकाकरण कहलाता है। और जो पदार्थ प्रवेशित करवाए जा रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, टीका कहते हैं। अब देखिए टीकाकरण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक स्मृति आधारित प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, स्मृति आधारित। आपने उपाधित प्रतिरक्षा में पढ़ा था कि ये एक स्मृति आधारित प्रतिरक्षा है, वही बात यहाँ पर लागू होगी। तो देखिए टीकाकरण में क्या होता है, इसको स्मृति आधारित प्रक्रिया क्यों कहा। जब मर्त या अनुग्र सूक्ष्मजीव या एंटीजन को हम शरीर में प्रवेशित करवाते हैं तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र क्या बनाएगा, एंटीबॉडी। हालांकि प्रवेशित करवाया जाने वाला जो एंटीजन है या सूक्ष्मजीव है या रोगकारी पदार्थ है वो मर्त है, अनुग्र है, तो शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो एंटीबॉडी बनेगी। और साथ में स्मृति आधारित क्या बनेंगी, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। भविष्य में यदि जिस रोगाणु की एंटीबॉडी यहाँ पर बनाई गई है या स्मृति आधारित कोशिकाएं बनाई गई हैं, वो भविष्य में यदि कोई सूक्ष्म जीव जिसका टीका दिया गया है वो जीव शरीर में प्रवेशित करेगा तो जो स्मृति कोशिकाएं हैं वो तीव्रता से
क्रिया कर उस एंटीजन को क्या कर देगी, नष्ट कर देगी। अब देखिए, तो इस प्रकार जो टीकाकरण है उसमें यही किया जाता है कि मृत या अनुग्र सूक्ष्म जीव को शरीर में प्रवेशित करवाकर उस सूक्ष्म जीव के खिलाफ स्मृति आधारित कोशिकाएं बनाना, और भविष्य में वो सूक्ष्म जीव यदि जीवित दशा में शरीर में प्रवेशित करे तो स्मृति कोशिकाएं उसे पहचान कर नष्ट करने में क्या होती हैं, सहायक होती हैं। अब देखिए, निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण क्या है। कई बार क्या होता है, कई रोग कारकों के संक्रमण से शरीर में कोई जब कोई रोग कारक प्रवेशित करता है शरीर में, तो कई बार तुरंत एंटीबॉडी देने की आवश्यकता पड़ती है, जैसे टिटनेस में और सांप काट लेने पर। अब ऐसे तो है नहीं कि सांप काट ले तब हम सक्रिय प्रतिरक्षीकरण करें। सक्रिय प्रतिरक्षीकरण में क्या होता है, सक्रिय प्रतिरक्षीकरण में शरीर में कोई मृत या अनुग्र सूक्ष्म जीव प्रेषित कराया जाएगा, फिर स्मृति कोशी एंटीबॉडी बनेगी और फिर वो एंटीबॉडी उसको नष्ट करेगी। इतनी देर में तो सांप को काट लेता, सांप काटे हुए व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो सांप काट लेने जैसी दशा में या टिटनेस जैसी दशा में बनी बनाई एंटीबॉडी शरीर को दी जाती है, जिसे निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण कहा जाता है। तो जब बनी बनाई एंटीबॉडी शरीर को दी जाती है तो एक निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण का उदाहरण होगा। फिर देखिए, टीके होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। हालांकि हम टीकों को 3 प्रकार में बांट सकते हैं, जैसे प्रथम पीढ़ी के टीके, द्वितीय पीढ़ी के टीके और तृतीय पीढ़ी के टीके। तो जो टीके हैं वो 5 प्रकार के हैं। जीवित या तनुकर दुर्बलित अथवा क्षीण टीके, मरे हुए जीवों अथवा निष्क्रिय टीके, आविष टीके, संयुग्मी टीके या अभियांत्रिकी टीके। टीका आप सबको मालूम है, जो मृत अनुग्र एंटीजन शरीर में प्रेषित करवाया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, टीका कहते हैं। तो जीवित या तनुकृत या दुर्बलित टीके क्या होते हैं, इस प्रकार के जो टीके होते हैं उसमें क्या किया जाता है, जो वायरस होता है उस वायरस को उत्तक संवर्धन माध्यम में संवर्धित करवाकर उसकी विभाजन की क्षमता को नष्ट कर दिया जाता है, जिससे वो शरीर में प्रेषित करने पर अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता। हालांकि अवस्था कैसी रहती है, जीवित। तो अब उत्तक संवर्धन क्या है, इसको हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। तो उत्तक संवर्धन माध्यम में जो संवर्धन माध्यम है उसमें जो वायरस है उसको संवर्धित करवाकर उसकी विभाजन की क्षमता या गुणन की क्षमता को नष्ट करके इस प्रकार से निर्मित जो टीका होता है उसको फिर शरीर में प्रेषित करवाकर टीकाकरण करवाया जाता है। फिर अगला है मरे हुए जीवों या निष्क्रिय जीव टीके। जैसा कि नाम से मालूम पड़ रहा है, कोई भी रोगकारी जो सूक्ष्म जीव है उसको निष्क्रिय करके, अब निष्क्रिय कैसे कैसे करेंगे, गर्म करके या विभिन्न प्रकार के रसायन जैसे फार्मेल्डिहाइड या फॉस्फोरिन आदि का उपयोग करके जो रोगजनक है या जो सूक्ष्म जीव है उसकी विभाजन की क्षमता को नष्ट कर दिया जाता है, उसे निष्क्रिय कर दिया जाता है। और इस प्रकार जो निर्मित टीके होते हैं उसे कहते हैं निष्क्रिय जीव टीके। आविष टीके क्या होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, विषैला पदार्थ स्रावित करते हैं और वही विषैला पदार्थ मानव शरीर को हानि पहुंचाता है। तो क्या किया जाता है, जो सूक्ष्म जीव है उसके द्वारा जो स्रावित आविष है, जहरीला पदार्थ है, उस पदार्थ को निष्क्रिय करके टीके बनाए जाते हैं। जैसे टिटनेस में क्या किया जाता है, टिटनेस है उसका जो रोग कारक है वह है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु, जिसके द्वारा एक न्यूरोटॉक्सिक टेटेनो स्पास्मिन स्रावित किया जाता है जो टिटनेस रोग के लिए उत्तरदायी होता है। इसलिए क्या किया जाता है, जो ये स्रावित पदार्थ है उस स्रावित पदार्थ को रासायनिक और भौतिक रूप से हानि रहित या निष्क्रिय कर दिया जाता है और फिर इस प्रकार टीके बनाए जाते हैं, उन्हें आविष टीके कहते हैं। फिर अगला है संयुग्मी टीके और उससे अगला है अभियांत्रिकी टीके। तो देखिए, पहले देखिए अभियांत्रिकी टीके क्या होते हैं। ये बायोटेक्नोलॉजी द्वारा बनाए गए टीके होते हैं जिन्हें हम बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे, या इन्हें बोलते हैं पुनर्योगज टीके। बायोटेक्नोलॉजी में एक तकनीक होती है जिसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवंशिक अभियांत्रिकी, और आनुवंशिक अभियांत्रिकी की ही एक शाखा है
जिसका नाम है पुनर्योगज डीएनए तकनीक। उस पुनर्योगज डीएनए तकनीक के माध्यम से या आनुवंशिक अभियांत्रिकी से विभिन्न प्रकार के टीके बनाए जाते हैं। जैसे हेपेटाइटिस बी का टीका जो यीस्ट से बनाया गया है, वह एक अभियांत्रिकी टीका है। अभियांत्रिकी टीकों के समान ही होते हैं संयुग्मी टीके। तो जो अभियांत्रिकी टीके होते हैं, इनकी चर्चा हम आगे जो बायोटेक्नोलॉजी है उसके अंतर्गत करेंगे। तो आपने देखा टीकाकरण क्या है या प्रतिरक्षीकरण क्या है। शरीर में किसी भी रोग के, कोई भी रोग है जिसका हमें टीका बनाना है, तो क्या किया जाता है, किसी भी रोग का जो टीका है वो कैसे लगाया जाता है। किसी भी रोग का टीका लगाना है तो उस रोग के जो रोगजनक है उसका मर्त या अनुग्र रोग कारक शरीर में प्रेषित करवाकर शरीर में एंटीबॉडी और स्मृति कोशिकाएं बन जाती हैं। ये स्मृति कोशिकाएं होती हैं, वो भविष्य में जीवित दशा में उस रोग के रोगजनक के प्रेषित करने पर उसे नष्ट कर देते हैं। फिर हमने पढ़े टीकों के प्रकार। अब देखिए स्व प्रतिरक्षा क्या है। स्व प्रतिरक्षा आपने लेसन के प्रारंभ में ही पढ़ा था कि स्व व पराये की संकल्पना ये क्या है। जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र होता है, उस प्रतिरक्षा तंत्र में यह क्षमता होती है कि शरीर में प्रवेशित करने वाले रोगजनक की कोशिका या एंटीजन की कोशिका और अपने शरीर की कोशिका जो हैं उनमें वो विभेदन की क्षमता रखता है। अर्थात हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसमें ये क्षमता होती है कि बाहर से जो एंटीजन की कोशिका शरीर में प्रेषित कर रही है और हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनमें वो पहचान कर सकता है। हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो एंटीजन की कोशिकाएं होती हैं उन्हें नष्ट करता है, हमारे शरीर की कोशिकाओं को नष्ट नहीं करता। इसे ही स्व प्रतिरक्षा कहते हैं। लेकिन कई बार आनुवंशिक कारणों से या अन्य कारणों से हमारा जो शरीर होता है वो, हमारा शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो हमारे ही शरीर की कोशिकाओं को नष्ट करने लग जाता है। जब हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र हमारे ही शरीर की कोशिकाओं को नष्ट करने लग जाता है, तब इस दशा को स्व प्रतिरक्षा रोग के नाम से जाना जाता है। जैसे रोमेटॉइड अर्थराइटिस या आमवाती संधि शोथ जो एक स्व प्रतिरक्षा रोग है। आपको याद रखना है संधि शोथ, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो स्व प्रतिरक्षा रोग क्या है। जब हमारा शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र हमारी शरीर की कोशिकाओं को नष्ट करने लग जाए, तब इस दशा को स्व प्रतिरक्षा रोग कहते हैं। हालांकि हमारे प्रतिरक्षा तंत्र में स्व व पराई कोशिकाओं को पहचानने की क्षमता होती है। तो इस प्रकार आज हमने सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा के बारे में पढ़ा। सक्रिय प्रतिरक्षा क्या है। जब शरीर में ही एंटीबॉडी निर्मित हो तब उसे स्व प्रतिरक्षा कहते हैं, और जब बनी बनाई एंटीबॉडी बाहर से दी जाती है तब उसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। सक्रिय प्रतिरक्षा धीमी गति से संपन्न होती है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा तीव्रता से संपन्न होती है। माता के दुग्ध या कोलेस्ट्रम है उसमें पाई जाने वाली एंटीबॉडी और अपरा द्वारा दी जाने वाली एंटीबॉडी निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है। और टीकाकरण में आपने पढ़ा अभी कि शरीर में ही हम क्या बना रहे हैं, टीकाकरण के माध्यम से किसी भी रोग की एंटीबॉडी या स्मृति कोशिकाएं बना रहे हैं। इसलिए टीकाकरण एक सक्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, टीकाकरण किस प्रकार की प्रतिरक्षा का उदाहरण है। सक्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है। कोलेस्ट्रम द्वारा दी जाने वाली एंटीबॉडी जो IgA है और प्लेसेंटा द्वारा दी जाने वाली एंटीबॉडी जो IgG है, वो एक निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है। फिर हमने पढ़ा टीकाकरण, जिसमें हमने पढ़ा कि मर्त या अनुग्र या जो हानि रहित एंटीजन है उनको शरीर में प्रेषित करवाना टीकाकरण कहलाता है। जो पदार्थ प्रेषित करवाए जाते हैं उन्हें टीका कहते हैं। फिर हमने पढ़ा टीकों के प्रकार और उसके बाद में हमने पढ़ा स्व प्रतिरक्षा और स्व प्रतिरक्षा रोग। ये अपना जो लेसन है प्रतिरक्षा तंत्र वो RBSc राजस्थान बोर्ड के सिलेबस के अनुसार कंप्लीट हो गया है, लेकिन हम इसमें NCERT का जो एक टॉपिक बच रहा है उसको भी यहाँ पर कंप्लीट करेंगे ताकि NCERT के हिसाब से भी यह लेसन पूरा हो जाए। और वो जो टॉपिक है वह है
आपका लसिकाभ अंग, जिसमें हम पढ़ेंगे प्राथमिक लसिकाभ अंग और द्वितीयक लसिकाभ अंग। हालांकि RBSC के हिसाब से, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से यह लेसन कंप्लीट हो गया है, जिसकी नोट्स की PDF आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, जिसे आपको नोटबुक में उतार लेना है। तो इस प्रकार हमने इस लेसन के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा उसको दोबारा स्मरण कर लेते हैं। हमने इस लेसन के अंतर्गत पढ़ा इम्यून सिस्टम, बीमारी पैदा करने वाले कारकों से बचाने के लिए शरीर में पाया जाने वाला जो तंत्र है उसे इम्यून सिस्टम कहते हैं। शरीर की वह क्षमता जो रोगाणु से शरीर की सुरक्षा करती है उसे प्रतिरक्षा कहते हैं। प्रतिरक्षा 2 प्रकार की होती है, जो हमें जन्म से ही प्राप्त होती है, जो जन्मजात होती है उसे स्व प्रतिरक्षा कहते हैं, जिसके अंतर्गत हमने विभिन्न प्रकार के शारीरिक अवरोध पढ़े, जैसे शारीरिक अवरोध, भक्षकाणिकीय अवरोध, प्रदाह अवरोध, और इसके अलावा हमने पढ़ा पूरक तंत्र। फिर हमने पढ़ा उपार्जित प्रतिरक्षा, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि हमारा जो शरीर होता है वो यदि स्वयं प्रतिरक्षा उत्पन्न करे तब उसे उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं, जिसके अंतर्गत B लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट का योगदान होता है। और उपार्जित प्रतिरक्षा स्मृति आधारित होती है, जिसमें हमारे शरीर में जब कोई एंटीजन प्रवेशित होता है तो उस एंटीजन के प्रवेशित होने पर B लिम्फोसाइट 2 भागों में टूट जाती हैं। प्लाज्मा कोशिकाएं जो एंटीबॉडी बनाकर एंटीजन को नष्ट करती हैं, और स्मृति आधारित कोशिकाएं जो पुनः किसी एंटीजन के शरीर में प्रवेशित होने पर उसे फटाफट अनुक्रिया करके नष्ट कर देती हैं। और हमने B लिम्फोसाइट के बारे में जाना, जिसमें हमने पढ़ा ये एंटीबॉडी बनाते हैं। T लिम्फोसाइट के बारे में जाना, जिसमें ये पढ़ा कि एंटीबॉडी निर्माण में ये B लिम्फोसाइट की सहायता करती हैं। फिर हमने पढ़ा T लिम्फोसाइट के प्रकार, जिसमें हमने T सहायक कोशिका, T मारक कोशिका, T निरोधी कोशिका और सुग्राहित T कोशिकाओं के बारे में पढ़ा। फिर हमने एंटीबॉडी अणु की संरचना के बारे में जाना, जिसमें हमने पढ़ा कि जो एंटीबॉडी है वो विशेष प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं जो B लिम्फोसाइट द्वारा बनाई जाती हैं, जिसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं, IG। अब ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है या एंटीबॉडी है ये 5 प्रकार की हैं, IgA, IgD, IgE, IgG और IgM प्रकार की होती हैं, जो अलग अलग कार्यों को करती हैं। और जो एंटीबॉडी है उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, 2 छोटी और 2 बड़ी, और चारों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में डाइसल्फाइड बंधों द्वारा जुड़ी होती हैं। और फिर हमने इस सारणी के अंतर्गत पढ़ा था विभिन्न प्रकार की एंटीबॉडी की संबंधी जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनके बारे में भी हमने चर्चा कर ली है। फिर हमने पढ़ा उपार्जित प्रतिरक्षा है वो 2 प्रकार की होती है, तलमादित प्रतिरक्षा जो B लिम्फोसाइट द्वारा नियंत्रित होती है। फिर हमने पढ़ा कोशिका मादित प्रतिरक्षा जो T लिम्फोसाइट द्वारा नियंत्रित होती है। और फिर आज के वीडियो के अंतर्गत हमने सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा, टीकाकरण और सब प्रतिरक्षा रोगों के बारे में जाना। इस प्रकार अपना ये लेसन कंप्लीट हो गया है, लेकिन हम इसी लेसन के अंतर्गत एक बिंदु के बारे में और पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे लसिकाभ अंग, जो NCERT की किताब में दे रखा है। हालांकि RBSC की जो अपनी बुक है उसके हिसाब से ये लेसन कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।